डियर स्टूडेंट मैथमेटिक्स 7 इसकी 1.12 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.12 की रीडिंग देखें। पहला क्वेश्चन है, हसन अर्न्स 3500 इन 5 डेज़। 5 दिन के अंदर वो 3500 रुपये कमा लेता है। व्हाट इज़ हिज पे फॉर 1 डे। तो एक दिन के अंदर वो कितने पैसे कमाता होगा, तो ये हमने मालूम करना है कि एक दिन में वो कितने पैसे कमाता है अगर वो 5 दिन के अंदर 3500 रुपये कमा लेता है। तो देखें, इसे सॉल्व करते हैं। जो स्टूडेंट देखें, पहले हम डाटा बनाते हैं इस सवाल का। तो इसमें डाटा बनाने में हसन अर्न्स रुपीज़ 3500, तो हम इसको लिख लेते हैं अर्निंग ऑफ हसन। अर्निंग का मतलब होता है मजदूरी या कमाई। अर्निंग ऑफ हसन, आप अपने मुताबिक किसी भी तरह की स्टेटमेंट बना सकते हैं। अर्निंग ऑफ हसन वो है 3500 रुपीज़। RS यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो 3500 रुपीज़ है। इसके डेज़ कितने बनते हैं? 3500 रुपीज़ के डेज़ बनते हैं 5 डेज़। 5 डेज़ बनते हैं। हमने जो फाइंड करना है व्हाट इज हिज पे, उसकी हमने पे फाइंड करनी है। मतलब हमने फाइंड करनी है अर्निंग ऑफ हसन। हसन की हमने अर्निंग फाइंड करनी है जब दिन कितने हैं 1, तो डे जब है 1 डे। इस तरह का आप डाटा बना लें। ये डाटा आप नहीं भी बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बना दिया है। तो इसमें देखो कि अर्निंग 2 बार अर्निंग आ रहा है, डेज़ और डेज़ 2 बार डे आ रहा है। तो 2 इसमें मिकदारें हैं, 2 क्वांटिटीज़ हैं जिनके साथ हमने रेशियो देखनी है, जिनकी हमने निस्बत देखनी है। तो आपने रेशियो और प्रोपोर्शन का तरीका बनाना है। सारी एक्सरसाइज एक ही सवाल की तरह से हल हो सकती है। तो बस देखने की बात यह है कि आपने इसमें पहचान करनी है कि कौन सी 2 चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रख रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो दोनों में देखें अर्निंग है और डेज़ हैं। तो आप इस तरह की रेशियो बना लो, अर्निंग रेशियो डेज़ लिख लें या डेज़ लिख लें, एक ही बात है। तो अर्निंग जब 3500 थी, अर्निंग जब 3500 थी तो उस वक्त डेज़ 5 थे। डेज़ उस वक्त 5 थे, तो अर्निंग के नीचे मैंने 3500 लिख दिया, डेज़ के नीचे मैंने 5 लिख दिया। तो जब अर्निंग हमने मालूम करनी है तो हम अर्निंग के नीचे x लिख देते हैं, और डे जब 1 है तो तब हमने मालूम करनी है, तो यहाँ रेशियो लगाकर हम 1 लिख देते हैं। तो अब देखो, ये वाला जो 3500 जो है इसका आप एरो बनाएं और आप ना खामोशी से बगैर कुछ सोचे समझे एरो नीचे की तरफ लगा दें। एरो का जो हेड है वो x की तरफ कर दें, ऐसे आप एरो लगा दें। अब जब डेज़ है ना उसके लिए आप एरो सोचें, तो एरोज़ को आपने किस तरफ को लगाना ये आप सोच लें थोड़ा सा। तो देखें यहाँ पर ये तो एरो हमने डायरेक्ट लगा लिया। तो अब आपके दिन पहले 5 थे, फिर आपका दिन 1 रह गया। तो आप ये सोचें कि 5 दिन में जो पैसे कमाता होगा वो ज़्यादा ही पैसे कमाता होगा। तो एक दिन में वो कितने पैसे कमाएगा? कम पैसे कमाएगा, क्योंकि 5 दिन में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और उसी लिहाज से अगर आप मेहनत करते हैं तो 5 दिन में तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एक दिन में कम पैसे मिलेंगे। तो जैसे दिन बढ़ते हैं पैसे भी बढ़ जाते हैं, जैसे दिन कम होते हैं तो पैसे भी कम हो जाते हैं। तो देखें, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं अर्निंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं अर्निंग भी कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब है दोनों एक ही तरह से बढ़ती हैं मिकदारें, और दोनों मिकदारें एक ही तरह से कम होती हैं। तो इस वजह से जैसा ये एरो है वैसा ही ये एरो लगाएंगे। तो ये एरो भी नीचे की तरफ लगा लें। बस आपको एरो लगाते हुए सोचना पड़ना है, आगे सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो एरो आपने कैसे लगाना है, आपने अर्निंग और डेज़ को देखना है। दिन ज़्यादा होते हैं तो अर्निंग भी ज़्यादा होती है, दिन कम होते हैं तो अर्निंग भी कम होती है। लिहाजा अर्निंग की तरफ जिस तरह का एरो है उसी तरह का एरो आपने डेज़ की तरफ लगा लेना है। तो दोनों एरो हमारे नीचे की तरफ लग गए। अब आपने ऐसा करना है कि एरो का हेड ऊपर कर देना है और टेल नीचे कर देनी है। इस एरो का हेड ऊपर करता हूँ तो हेड के ऊपर x लिखा हुआ है,
तो एक्स ऊपर आ जाता है। इसकी टेल नीचे करता हूँ तो नीचे 35 है, तो टेल पे क्योंकि 3500 है तो 3500 आ जाता है। और इधर से जब इक्वल साइन लगाकर इसका हेड ऊपर करते हैं तो हेड के ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये हेड के साथ 1 है, और टेल के ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो टेल हमने नीचे करनी है तो 5 कर दिया। तो जैसे हमने ये किया था हेड ऊपर और टेल नीचे, इसी तरह हमने इधर भी ऐसा ही किया, हेड ऊपर टेल नीचे, तो इधर भी आपने ऐसा ही किया। तो अब ये मैंने अपनी सोच के मुताबिक एरो लगाए हैं, तो आप लोग अपनी सोच के मुताबिक भी एरो लगा सकते हो। मतलब ये कि आप लोग हेड ऊपर रख लो, अगर इधर हेड आप ऊपर रखोगे तो फिर इधर वाला हेड भी आपका ऊपर हो जाएगा। मतलब एरो जो है ना सिर्फ समझाने के लिए है, वैसे जो सवाल है वो अपने ही तरीके से चलता है। तो आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप एरो नीचे की तरफ लगाएं या आप ऊपर की तरफ लगाएं। लेकिन ये है कि पहला एरो आप बगैर सोचे समझे लगा सकते हैं, चाहे आप ऊपर की तरफ लगाओ या नीचे की तरफ लगाओ। दूसरा एरो आपने हमेशा सोच समझ कर लगाना होता है, और आप लोगों ने देखना होता है कि दूसरा एरो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए लगाना है या इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए लगाना है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि एक मिकदार बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, और एक मिकदार कम होती है तो दूसरी मिकदार भी कम हो जाती है। तो ऐसा जो प्रोपोर्शन होता है ना, जिसमें एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज़ कम हो तो दूसरी भी कम हो जाए, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो जैसे कि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे, आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीद लोगे, आप बहुत ज़्यादा बल्ब जलाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको रोशनी मिल जाएगी। तो ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, जिसमें एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी भी बढ़ रही होती है, एक चीज़ कम हो रही होती है तो दूसरी भी कम हो रही होती है। आप कम मेहनत करोगे तो कम आपको आपके मार्क्स आएंगे, आप कम पैसे लेकर बाज़ार जाओगे तो कम चीज़ें खरीद सकोगे। तो इस तरह से इन सबको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, लिहाजा दोनों के एरो एक जैसे ही लगे, और उसके बाद हमने हेड ऊपर टेल नीचे कर दिया, इधर भी हेड ऊपर टेल नीचे कर दिया। अब आगे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आप देखें कि ये 3500 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा आप x को इधर अकेला छोड़ दो और 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3500 ऐसे कर दिया, क्योंकि 3500 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर इस फ्रैक्शन के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया है, तो हमने इधर जाकर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम काटेंगे, काटने का मतलब ये है कि 3500 को आप 5 पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 3500 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 पे डिवाइड किया, 5 7 35, पूरा पूरा आ गया, रिमाइंडर 0 बचा, और ये दोनों ज़ीरो जो है ऊपर चली जाएंगी। तो अब ये दोनों ज़ीरो ऊपर लगाकर हमें 700 आंसर मिल गया। तो ये हमारा 700 आंसर आ चुका है। 700 रुपीज़ उसकी जो है ना एक्स है, एक्स क्या है, अर्निंग है, और अर्निंग कितने दिन की है, 1 डे की, लिहाजा 1 डे की उसकी जो है ना 700 रुपीज़ उसकी अर्निंग है। तो हम यहाँ से देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि हम एक दिन की अगर 700 है तो 5 दिन की कितनी होगी, तो 5 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा 3500 वापस आ जाना है, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो लिहाजा आप इसे 700 को 5 से मल्टीप्लाई करके दोबारा आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं सही, तो वो आंसर आपको वापस मिल जाता है, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। जैन बॉट 1 डजन ऑरेंज, जैन ने 1 दर्जन ऑरेंज खरीदे फॉर ₹240 रुपीज़ के ना 1 दर्जन उसने ऑरेंज यानी कि माल्टे खरीदे। वाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी होगी। तो उसने 1 दर्जन ऑरेंज 240 रुपये में ख़रीदे, 1 दर्जन का मतलब है 12, यानी कि 12 ऑरेंज, 12 ऑरेंज या 12 ऑरेंज उसने 240 रुपये के ख़रीदे हैं। तो प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज की कीमत क्या हो सकती है। तो ये हमने उसी तरह की स्टेटमेंट बनानी है, उसी तरह की रेशियो बनानी है, तो हमारा सवाल हल हो जाना है। देखिए मैं बनाता हूँ। जी स्टूडेंट, पहले आप सवाल को और गौर से देख लें कि यहाँ पर ऑरेंज है और उनकी कीमत है। तो हमारे पास 2 मिकदारें हैं, एक है ऑरेंज, ऑरेंज या नंबर ऑफ़ ऑरेंज कह लो कि नंबर ऑफ़ ऑरेंज, और दूसरी है उनकी प्राइस या उनकी कीमत। तो इधर भी देखो प्राइस है और ऑरेंज है, तो मतलब यह कि हमने लेना क्या है, नंबर ऑफ़ ऑरेंज दियर प्राइस, नंबर ऑफ़ ऑरेंज प्राइस, नंबर ऑफ़ ऑरेंज और प्राइस के दरमियान हमने रेशियो लेनी है। तो ये हम लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट इसको हल करने लगा हूँ, डाटा इसका नहीं निकालने लगा, तो आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं इसकी रेशियो बनाने लगा हूँ। नंबर, एन ओ का मतलब होता है नंबर,
ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज रेशियो प्राइस ऑफ ऑरेंज, प्राइस ऑफ ऑरेंज। अब नंबर ऑफ ऑरेंज उसने जो हमें फर्स्ट टाइम बताया है वो उसने बताया है 1 डज़न। 1 डज़न मतलब 12 ऑरेंज, एक दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 12 ऑरेंज हम लिख लेंगे। तो उसकी प्राइस कितनी है, उसकी प्राइस है 240। तो 240 इसकी प्राइस है। आप यहाँ पर एक साइड पे पहले ऐसे भी लिख लो 1 डज़न इज इक्वल टू 12, तो ऐसे आप लिख लो, साथ शो भी हो जाए। तो 12 ऑरेंज की जो प्राइस है 240 है। फिर आगे उसने कहा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। अब आप इधर लिख दोगे 1 ऑरेंज और इधर आप लिख दोगे प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो वो x बन गया। तो फिर उसी तरह से आप देख सकते हो कि आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा ऑरेंज ख़रीद सकते हो, या ऑरेंज अगर ज़्यादा महंगे हैं तो आपको कम मिलेंगे, और अगर सस्ते हैं तो आपको उसी पैसों के ज़्यादा मिलेंगे। तो मतलब ये कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो ऑरेंज ज़्यादा हुए आएंगे, और अगर पैसे कम हैं तो ऑरेंज भी कम आते हैं। तो अगर मैं ये एरो ऐसे नीचे की तरफ लगाता हूँ तो क्योंकि प्राइस ज़्यादा होने से, पैसे ज़्यादा होने से ऑरेंज भी ज़्यादा आएंगे, और पैसे कम होने से ऑरेंज भी कम आएंगे, लिहाजा हम ये वाला एरो भी नीचे की तरफ ही लगा देंगे, उसी तरह का एरो लगा देंगे। तो अब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो लिहाजा आप बेशक ये इधर है तो आप उसी को भी इसी तरह लिख लो, हेड ऊपर और टेल नीचे इज इक्वल टू हेड ऊपर और टेल नीचे। इस तरह से हो गया। अब आपने पहले की तरह कर लेना है, x यहाँ पर अकेला छोड़ देना है, और 240 इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आकर 1/12 के साथ 240 मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसे आप 240 को 12 पे डिवाइड करें, यहाँ साइड पे रखकर 240 को 12 पे डिवाइड कर दें। 12 2s are 24, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, और ये वाला जो 0 है ये ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है हमारा आंसर इससे क्या आएगा, 20। तो ये जो 20 हमारा आंसर आया है ये x है, और x क्या था, ऑरेंज की प्राइस थी। तो इसका मतलब है 20 रुपीज़, इसको हम RS लिखेंगे, इसके साथ 20 रुपीज़ एक ऑरेंज की प्राइस होगी। तो डियर स्टूडेंट बुक वाला आंसर लिख देते हैं, 20 रुपीज़ पर, ये जो लाइन होती है ना ये पर की होती है, पर ऑरेंज, मतलब ये कि एक ऑरेंज की कीमत कितनी है, 20 रुपये। इसी तरह ऊपर वाले सवाल को भी चेंज कर देता हूँ, बुक वाला आंसर लिख देता हूँ 700 रुपीज़ पर डे, क्योंकि एक दिन की बात हो रही थी ना, पर डे, तो एक दिन की उसको 700 रुपीज़ मिलते हैं। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। इसमें तीसरा सवाल है, तो तीसरे सवाल में वो कहता है कि अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर, के 220 किलोमीटर का फासला 11 लीटर पेट्रोल के ज़रिए से वो कर लेती है। मतलब आप अगर 11 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डालते हो ना एक कार के अंदर, तो 220 किलोमीटर फासला वो तय कर जाती है। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, तो आपने इसका रेट बताना है जब 1 किलोमीटर में रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर से वो कितने किलोमीटर फासला तय करेगी, ये आप लोगों ने रेट बताना है। इफ़ कार ट्रेवल्स, अगर कार सफ़र करती है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का फासला, द 400 किलोमीटर, देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजप्शन इन लीटर, तो लीटर में वो कितना फासला कितना पेट्रोल वो खर्च कर लेगी। फिर से सवाल को समझें। अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर, 11 लीटर के अंदर 220 किलोमीटर का फासला वो तय कर जाती है। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, आपने किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से उसका रेट बताना है। किस लिहाज से बताना है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स, अगर कार सफ़र करती है 400 किलोमीटर का फासला, देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजप्शन इन लीटर, तो लीटर के अंदर वो कितना पेट्रोल खर्च कर जाएगी। तो ये बात है, यहाँ तक ये हमें उसने डाटा दिया हुआ है कि 220 किलोमीटर का फासला है और 11 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है। तो हमने ये मालूम करना है, मतलब ये कि
किलोमीटर पर लीटर 1 लीटर के अंदर कितने किलोमीटर तय करेगी। तो यहाँ किलोमीटर है, यहाँ लीटर है, तो यहाँ पर भी किलोमीटर है, यहाँ लीटर है। तो किलोमीटर और लीटर यानी कि फासला, किलोमीटर का मतलब हुआ फासला, लीटर का मतलब हुआ पेट्रोल। तो फासला या डिस्टेंस और पेट्रोल, यहाँ पर भी आएगा डिस्टेंस और पेट्रोल। अब अगला जो है ना वो अलहदा हिस्सा है ये वाला कि अगर उसने 400 किलोमीटर का फासला तय करना है तो उसको कितना पेट्रोल लगेगा, कितना पेट्रोल खर्च हो जाएगा, तो वो अलहदा सवाल का हिस्सा है। तो यहाँ तक आपने पहले सवाल को हल कर लेना है। तो जो जवाब आएगा उसको फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये मालूम करोगे कि कितना पेट्रोल लगेगा। तो अब देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी रेशियो बनाते हैं, डिस्टेंस और पेट्रोल का हम लिखेंगे डिस्टेंस एंड दूसरी रेशियो बनेगी पेट्रोल। तो डिस्टेंस पेट्रोल। तो डियर स्टूडेंट हम लिखते हैं डिस्टेंस उसने जो हमें दिया हुआ है ना वो किलोमीटर में दिया हुआ है। डिस्टेंस ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं km किलोमीटर, और रेशियो पेट्रोल लिख दें या फ्यूल लिख दें क्योंकि फ्यूल का वो वर्ड यूज़ कर रहा है। तो फ्यूल वो इसने दिया हुआ है लीटर के अंदर, हम उसको L लिख देते हैं। तो अब डिस्टेंस उसने हमें दिया है 220, तो 220 किलोमीटर डिस्टेंस है, और रेशियो फ्यूल है कितना उसका खर्च हुआ है, फ्यूल खर्च हुआ है 11 लीटर। तो जब 220 किलोमीटर का फासला उसने तय किया है ना तो 11 लीटर उसका पेट्रोल खर्च हुआ है। फिर वो कहता है कि कितना फासला तय करेगा, किलोमीटर कितने होंगे, किलोमीटर हमने x कर दिया क्योंकि उसने यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि व्हाट फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर। रेट ऑफ किलोमीटर का मतलब है किलोमीटर हमने मालूम करने हैं, इसलिए मैंने उसको x कर दिया। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, पर का मतलब क्या होता है 1, तो 1 लीटर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। पर का मतलब क्या हुआ 1, तो लिहाजा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 लीटर यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब हमारे पास दोनों रेशियोज बन चुकी हैं, तो इसको चुप करके आप नीचे की तरफ एरो लगा दो, और इसका एरो भी उसी तरह से नीचे की तरफ ही लगना है क्योंकि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा तय होगा तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस कम तय होगा तो पेट्रोल कम लगेगा, तो लिहाजा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये भी एरो चुप करके नीचे लगा दें। तो अब जब ये दोनों एरो लग गए तो हमने हेड ऊपर टेल नीचे ऐसे कर लेना है। इधर से भी आपने हेड ऊपर टेल नीचे, सॉरी इक्वल साइन लगाना था, इक्वल साइन ये लगा दिया। हेड ऊपर टेल नीचे, टेल पे 11 है। तो अब x इधर अकेला छोड़ देना है, और इधर आपके पास 1/11 मल्टीप्लाई बाय 220, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 220 को जब 11 के साथ आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 220 डिवाइड बाई 11, 11 2 ज़ा 22, तो ये पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 मिला है, और ये वाला 0 हमने ऊपर लगा दिया। तो फिर से 20 आंसर आया है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 20। अब 20 इसमें क्या है, 20 इसका हमारे पास x क्या था, x था डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो 20 हमारे पास डिस्टेंस आया है किलोमीटरों में, किलोमीटर पर लीटर, नीचे हमने लीटर लिखना है। किलोमीटर 20 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के साथ वो 20 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है। तो ये जो हमारा पहला सवाल था ना रेट मालूम करने वाला, तो ये हमारा रेट आ चुका है, ये रेट आ गया है जो उसने हमें कहा था ना रेट बताएं। तो रेट ये वाला आ चुका है कि कितने किलोमीटर का फासला कितने लीटर में होता है। तो 20 किलोमीटर का फासला 1 लीटर में होता है। तो ये हमने रेट फाइंड कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट हमने रेट फाइंड कर लिया है इसका। तो अब हमने इसका सवाल का जो अगला हिस्सा है वो करना है। तो सवाल का अगला हिस्सा देखो क्या था, सवाल का अगला हिस्सा था यहाँ तक हमने कर लिया। इफ़ कार ट्रेवल्स, अगर कार सफ़र करती है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का फासला, तो कार जो है ना वो चलती रही 400 किलोमीटर का फासला तय कर गई। अब वो हमसे ये पूछने लग गया कि व्हाट विल बी द फ्यूल कंजप्शन इन लीटर। तो लिहाजा 400 किलोमीटर का उसने फासला तय किया, तो अब बताओ कि कितने लीटर पेट्रोल उसका खर्च हो गया है। तो हमने ये देखना कि कितने लीटर पेट्रोल खर्च हुआ 400 किलोमीटर फासला तय करने पे। तो अब हम इसको हल करते हैं। अब देखिए हमें ये तो पता चल चुका है ना कि 1 लीटर पेट्रोल के साथ वो 20 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो अब हमने ये देखना है कि वो 400 किलोमीटर का फासला कितने लीटर पेट्रोल के साथ करेगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 20 किलोमीटर 1 लीटर के साथ, तो हमने देखना है कि 400 किलोमीटर कितने लीटर के साथ तय करेगी। तो आप देखो किलोमीटर और लीटर, फिर से हमारे पास डिस्टेंस
और फ्यूल हमारे पास आ रही हैं दो मकदारें, एक डिस्टेंस है और दूसरा फ्यूल है, तो दो मकदारें हमारे पास आ रही हैं। तो हम फिर से उनकी रेशियो बना लेते हैं। तो फिर हम उसी तरह से बना लेते हैं डिस्टेंस किलोमीटर में और रेशियो फ्यूल लीटर में। अब की बार जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर होता है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है और फ्यूल उस पर कितना लगता है, हमने देखा है कि 1 लीटर, फ्यूल 1 लीटर खर्च होता है। तो डिस्टेंस जब 20 किलोमीटर तय करना होता है तो फ्यूल 1 लीटर लगता है और डिस्टेंस उसने कहा है कि 400 किलोमीटर है। अब 400 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उस पर फ्यूल कितना लगेगा, तो फ्यूल हमने उसका एक्स कर दिया, हमें पता जो नहीं था हमने एक्स कर दिया। तो दोबारा आप एरो ये नीचे की तरफ लगा लो, तो ये वाला एरो भी हमने उसी तरह नीचे की तरफ लगा देना, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो पेट्रोल भी कम होगा। देखिए ना, डिस्टेंस पहले 20 है तो अब 400 हो गया, तो 20 किलोमीटर से 400 किलोमीटर हुआ तो फासला बढ़ गया, तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। तो दोनों मकदारें बढ़ रही हैं, एक के साथ दूसरी भी बढ़ जाती है, तो इस वजह से ये एरो भी नीचे की तरफ लगेगा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इस वजह से अब आप इसका हेड ऊपर कर दें, पहले की तरह हेड ऊपर और ये टेल नीचे, इसी तरह इसका भी हेड ऊपर और टेल नीचे। अब ज़ीरो के साथ ज़ीरो काट दें और 40 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। पहले ज़ीरो को ज़ीरो के साथ काट देते हैं, इसको इसके साथ, तो 40/2 रह जाता है। 40 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 20। तो हमारे पास एक्स का आंसर 20 आ गया, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही रह जाएगा। तो लिहाजा x = 20 और 20 इस तरफ था तो फ्यूल लीटर में आ गया। तो इसका मतलब है 400 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना फ्यूल लगना है, 20 लीटर फ्यूल खर्च होना है। तो ये आंसर आपका इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन आप इस आंसर को एक और तरह से भी निकाल सकते हो। मतलब ये कि आपने ये जो 20/1 लिया है, इसकी जगह पर आप पहले वाली रेशियो भी ले सकते हो। पहले वाली रेशियो क्या थी, वो थी कि 220 किलोमीटर 11 लीटर। तो 220 किलोमीटर 11 लीटर वाली भी आप रेशियो लेकर उसको 400 के ज़रिए से आप निकाल सकते थे। तो ये दोनों तरीके हैं, इसके किसी भी तरह से हल किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसके दो आंसर आए हैं। एक आंसर हमारे पास आया 20 किलोमीटर का फासला पर लीटर में, एक आंसर आया, और दूसरा ये 20 लीटर हमारे पास आंसर आया कि 20 लीटर खर्च होगा जब 400 किलोमीटर फासला तय करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मोइन कुकड 10 डिशेज इन 2 आवर। मोइन ने 10 डिशें पकाई 2 घंटे के अंदर। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर, कि 1 घंटे के अंदर वो कितनी डिशें पका सकता है। और आगे है हाउ मच, इधर लिखा हुआ है हाउ मच डिशेज विल ही कुक इन 8 आवर्स, और 8 घंटे के अंदर वो कितनी डिशें पकाएगा। तो पहले वो कह रहा है कि 10 डिशें पकाता है 2 घंटे के अंदर, और आपने उसकी स्पीड बतानी है 1 घंटे के अंदर उसकी कितनी स्पीड है, मतलब ये कि रेट मालूम करना है। और फिर बाद में आपने मालूम करना है कि वो 8 घंटे के अंदर कितनी डिशेज पका लेगा, तो फिर 8 के साथ भी आपने उसको मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप पहले देखो कि यहाँ पर डिशेज़ हैं और टाइम है। आवर्स का मतलब है टाइम, डिशेज़ टाइम। तो यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर भी डिशेज़ है और टाइम है, तो डिश और टाइम का आपस में ताल्लुक़ दिखाया गया है। तो डिश रेशियो टाइम हम कर लेते हैं और बाद में वैल्यू पुट करके जवाब निकाल लेंगे। तो डिशेज़ पहले हम लिख लेते हैं, डिशेज़ रेशियो टाइम। अब डिशेज़ पहले हमारे पास हैं 10 और टाइम है 2 आवर्स। फिर डिशेज़ कितनी पकाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा x, और टाइम क्या है पर आवर का मतलब क्या हुआ 1 आवर, तो यहाँ 1 आवर आ जाएगा। तो आराम से आप इसका एरो नीचे की तरफ लगा दें और इसका एरो भी नीचे की तरफ लग जाना, क्योंकि टाइम ज़्यादा तो डिशेज़ ज़्यादा बनेगी और टाइम कम होगा तो डिशेज़ भी कम बनेगी। तो जैसे एक चीज़ बढ़ती है दूसरी बढ़ जाती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है, फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो चुप करके आप हेड ऊपर टेल नीचे, हेड ऊपर टेल नीचे, सॉरी इक्वल साइन लगाना होता है यहाँ पर जब आपने इनकी फ्रैक्शन बनानी है। तो ये इक्वल साइन है,
हेड ऊपर टेल नीचे। अब आपका एक्स यहाँ पर रह गया और 10 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 को। तो 10 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 1 ज़ा 5। ये 5 हमारे पास आंसर आया और 5 किसका आया, एक्स का। एक्स क्या थी, डिशेज़, तो 5 डिशेज़ थी, 5 डिशेज़ पर आर घंटा, तो HRR मैंने लिख दिया। तो 5 डिशेज़ पर आर, ये हमारा एक जवाब आ चुका है। अब इसका दूसरा जवाब भी ढूंढना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने पहला जवाब निकाल लिया है। अब दूसरा जवाब हमने अगले सेंटेंस से निकालना है। हाउ मच डिशेज़ विल ही कुक इन 8 आवर्स। 8 घंटों में वो कितनी डिशेज़ पका सकता है। तो 8 घंटों में हमने देखना कि वो कितनी डिशेज़ पकाएगा। 1 घंटे के अंदर हमने देख लिया कि उसने कितनी डिशेज़ बनाई। तो 1 घंटे के अंदर उसने 5 डिशेज़ बनाई हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, डिशेज़ कुकड इन 1 आवर, 5 डिशेज़ आ गया। और फिर डिशेज़ कुकड इन 8 आवर्स, 8 आवर्स में हमने मालूम करनी है। तो सिंपल है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। तो एक घंटे के अंदर 5 बनती हैं, तो 8 घंटे में ज़ाहिर है 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 ज़ार 40, तो ये 40 डिशेज़ हमारे पास आंसर आ गया। अब दोनों आंसर हमारे इकट्ठे करके लिख देते हैं ताकि बुक की तरह हमारा जवाब ज़ाहिर हो जाए। तो बुक वाला जवाब निकालने के लिए 5, पहले ये वाला जवाब लिख दो, 5 डिशेज़ पर आर, और दूसरा कोमा लगा कर लिख दें 40 डिशेज़। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें, द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 375। तो 25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के खर्च करते हैं ना, तो 375 रुपये बिल आ जाता है। तो 375 रुपये 25 यूनिट बिजली का खर्चा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर 75 यूनिट आप लोगों ने खर्च कर लिए हैं तो फिर कितना कॉस्ट आएगा, बिल आपको कितना आएगा। इतनी सस्ती है नहीं वैसे, लेकिन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसकी भी हमने उसी तरह से रेशियो बनानी है। तो रेशियो बनाना मैं बताना भूल गया। आप देखो, इसमें 25, इसमें पहले मैं बता रहा कि 25 यूनिट है और रुपीज़ हैं इतने 375। जब यूनिट 25 है, हम लिखते हैं कि यूनिट्स रेशियो कॉस्ट, रुपीज़ है ना, ये रुपीज़ कॉस्ट ही होता है। तो या इलेक्ट्रिसिटी रेशियो कॉस्ट कर लो, या फिर यूनिट्स रेशियो कॉस्ट कर लें, या रुपीज़ कर लें, तो जैसे आपको मुनासिब लगता है। तो एक ये क्वांटिटी है, दूसरी ये क्वांटिटी है। इधर भी देखें, एक ये वाली क्वांटिटी है यूनिट वाली, और दूसरी कॉस्ट वाली क्वांटिटी हमें नहीं दी गई, तो कॉस्ट वाली हमने ढूंढ लेनी है। तो लिहाजा हम बना लेते हैं यूनिट्स रेशियो कॉस्ट। इस तरह के हम ना दो लिख लेते हैं। तो यूनिट्स रेशियो कॉस्ट, तो यूनिट का कॉस्ट कितना है। तो यूनिट यहाँ पर पहले जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 25 यूनिट, 25 यूनिट दिए हैं। तो तब कॉस्ट कितना था, खर्चा तब था आता था 375 रुपीज़, इतना खर्चा आता था। तो ये रुपीज़ वगैरह जो है ना, ये इधर लिख देते हैं, और ये यूनिट बिजली के आ गए। तो अब उसने हमें ये कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट। अब उसने बढ़ा दिए हैं, 25 से 75 कर दिए हैं। अब वो कहता है कॉस्ट क्या होगा, तो उसके कॉस्ट हम एक्स कर देते हैं। ये वाला एरो चुप करके नीचे की तरफ लगा दें, दूसरे एरो को बैठकर सोचते हैं। तो 25 यूनिट थे पहले, फिर 75 यूनिट हो गए। यूनिट बढ़ेंगे तो बिजली के पैसे भी तो बढ़ जाएंगे, यूनिट ज़्यादा होंगे तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। यूनिट कम होंगे तो कॉस्ट भी कम होगा। तो जैसा एरो ये है वैसा ही एरो लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हमें पता चल गया है। तो लिहाजा हम इसका भी हेड ऊपर टेल नीचे कर लेंगे सिंपली। तो ये हेड के ऊपर एक्स है, एक्स ऊपर, टेल के ऊपर 375 है, 375 आ गया। इसी तरह इसका हेड ऊपर 75 है और टेल नीचे 25, तो ये नीचे 25 हो गया। तो सेम हमने सारे सवाल एक ही तरह से करने हैं इंशाल्लाह। तो देखें, अब ये 375 इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इधर अकेला छोड़ दें, 75/25 मल्टीप्लाई बाय 375।
तो अब आप इनकी कटिंग कर दो तो 25 75 को आसानी से डिवाइड कर सकता है। तो 25 1 ज़ार 25 और 25 3 ज़ार 75 होता है। आप डिवाइड करके देख लें। 75 को जब 25 पे हम डिवाइड करते हैं तो 25 3 ज़ार 75 आ जाता है। 3 5 ज़ार 15 3 2 ज़ार 6 1 7। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है। तो इस वजह से 3 हमारा आंसर आ जाएगा इसको कटिंग करके। तो लिहाजा हम 75 की जगह 3 लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 375। तो ये कट कर हमें इसने इसके साथ 3 दे दिया था। तो ये 3 मैंने यहाँ लिखा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर 375 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। 3 5 ज़ार 15 और 1 कैरी चला गया। 3 7 ज़ार 21 और 1 22 हो गया और 3 3 ज़ार 9 और ये 2 जो कैरी वाला था वो 11 बन जाएगा। तो 3 7 ज़ार 21 और 1 22 और 3 3 ज़ार 9 और 2 11। तो 11 25 मेरा आंसर आ गया इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो लिहाजा मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 25 x। अब x कौन था? x रुपीज़ में पैसे थे। तो लिहाजा इतना बिल आ जाएगा इसको। तो लिहाजा रुपीज़ आप RS लिख दोगे। ये स्टूडेंट आपकी जो बुक का आंसर है वो 15 पर यूनिट भी उसने निकाला हुआ है और ये वाला की आंसर भी निकाला हुआ है जो कॉस्ट है टोटल 1125। तो वो डिफरेंट तरीके से कर रहा है। मतलब ये कि वो पहले रेट पहले निकाल रहा है, जबकि रेट इस सवाल के अंदर उसने पूछा ही नहीं है। तो इस सवाल के अंदर जब रेट नहीं पूछा तो इस वजह से मैंने भी रेट नहीं निकाला। तो जब वो रेट पूछेगा तो हम रेट निकालेंगे। अगर वो पूछा नहीं है तो निकालना तो नहीं चाहिए, लेकिन बुक में क्योंकि उसने रेट भी निकाला हुआ है तो मैं आपको उस तरह से भी सॉल्व कर देता हूँ कि जिसमें रेट भी आपको नज़र आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसका मैं रेट निकाल कर भी आपको दोबारा कर देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 375। तो 25 का जो यूनिट का रेट है वो 375 है। तो हम पहले 1 यूनिट का निकालेंगे। तो 1 यूनिट का निकाल कर फिर बाद में 75 यूनिट का निकालना है। तो तब आपको बुक वाला आंसर मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट ही कर दिया तो डायरेक्ट हमें बुक वाला एक आंसर मिल गया, दूसरा नहीं मिल पाया। तो हम पहले अब 1 यूनिट का निकालते हैं। इसमें हमारी क्वांटिटीज़ तो वही रहनी है, यूनिट्स और रेशियो कॉस्ट। क्वांटिटी आपको यही रहनी है, कॉस्ट रुपीज़ के अंदर है। तो यूनिट इसमें उसने जो दिए थे वो थे 25 यूनिट और उनका कॉस्ट कितना आया था वो था 375 रुपीज़ था। अब यूनिट कितने होंगे वो हमने 1 यूनिट का हमने मालूम करना है और कॉस्ट उसका क्या होगा वो x होगा। तो ये रेट के लिए हम ऐसा कर रहे थे तो रेट के लिए वही कुछ कर लिया कि यूनिट जब 1 होगा तो तब उसका कॉस्ट कितना होगा। तो हम 1 यूनिट की अब प्राइस फाइंड करने जा रहे हैं। तो फिर उसी तरह से आपने एरो लगा लिया, ये ऐसे ही लगा, ये वाला एरो भी सीधा ऐसे लग जाना, क्योंकि यूनिट बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, यूनिट कम होंगे तो पैसे भी कम हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने एक्स ऊपर, हेड ऊपर और टेल नीचे 375, इधर से भी आपने हेड ऊपर यानी कि 1 ऊपर और टेल नीचे ये कर दी। अब आपने हेड को इधर छोड़ दिया, एक्स को इधर छोड़ दिया, तो एक्स इधर, ये 3 इधर 375 डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 375 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको 375 को 25 पे डिवाइड करना है। जब 375 को आप 25 पे डिवाइड करते हो तो 25 1 ज़ार 25 कर लिया। 35 7 से या तो छोटा रखना है या बराबर आना चाहिए था। तो 7 में से 5 निकाला 2 आया और इधर से हमारे पास 1 आया और यहाँ से 5 नीचे उतर आया। ये अब 125 है तो इधर से 25 है तो 5 के टेबल के साथ जाएगा। तो 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 और 2 12। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 15 हमारे पास आंसर आया, यानी कि 25 1 ज़ार 25 एंड 25 15 ज़ार 375। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ से 15 आंसर आया है। और ये क्या हुआ, 15 किसका आंसर है, इसका कॉस्ट का। तो 15 रुपीज़ हुए पर क्या हुआ, यूनिट, 1 यूनिट के, मतलब ये कि 1 यूनिट के 15 रुपीज़ ये खर्च हुए हैं। तो 1 यूनिट के 15 रुपीज़ हैं। तो हमारे पास टोटल यूनिट कितने थे, उन्होंने टोटल यूनिट बताए थे 75। तो हम 75 यूनिट का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा हमें प्राइस ऑफ 1 यूनिट। प्राइस ऑफ 1 यूनिट जो है ना वो है 15 रुपीज़।
हमने जो अभी निकाल लिया है। तो फिर प्राइस ऑफ 75 यूनिट, 75 यूनिट की हमने यूनिट्स की निकालनी है। तो 75 यूनिट की निकालने के लिए आपको 115 मल्टीप्लाई बाय 75 करना होगा। जब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वही हमारा आंसर आना है जो पहले हमारा आंसर आ चुका है। तो वो मेरे ख्याल में था 1125। तो आप इसको 75 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे ना तो ये आपके पास यही वाला आंसर आ जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 2 कैरी हो गया, 5 7 ज़ार 35 और 2 37 और पहले के नीचे क्रॉस 5 1 ज़ार 5 और 7 1 ज़ार 7। अब आप इनको प्लस कर लो तो 5 आया, 7 और 5 12 आया, 3 और 7 10, 10 और 1 11। तो ये देखें ये आंसर आ गया और ये किस में आएगा, रुपीज़ के अंदर। तो ये दूसरा आंसर आ गया। यूँ अब बुक के तरीके से हमने हल कर लिया। तो बुक वाला आंसर, दोनों आंसर भी आ गए हैं, जबकि बुक ने रेट फाइंड करने को कहा नहीं था, ये वाला फाइंड करने को कहा ही नहीं था। तो इस वजह से मैंने उसको डायरेक्ट ही करके दिखा दिया था। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन सवाल में पूछा नहीं गया ये। तो आप देखो हमारे दोनों आंसर क्या बने। एक हो गया 15 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की प्राइस ये आई, और फिर दूसरा जवाब आया 1125 रुपीज़ 75 यूनिट की, 75 यूनिट की। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं बुक वाले। ये स्टूडेंट आप 6 क्वेश्चन है, तो इसको देखो, रीडिंग इसकी करते हैं। हमज़ा कवर्स, हमज़ा फासला तय करता है। द डिस्टेंस फासला ऑफ 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर का इन 3 आवर्स 3 घंटों में बाया कार के ज़रिए से। हमज़ा कार के ज़रिए से 225 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में तय कर जाता है। एट दिस रेट, इसी शरह से, इसी रफ्तार से। हाउ फार कैन ही ड्राइव, वो कितनी दूर तक भाग कर चला जाएगा, कितनी दूर तक गाड़ी चला लेगा। इन 8 आवर्स, 8 घंटों के अंदर, 8 घंटों के अंदर, इन 8 आवर्स का मतलब है 8 घंटों के अंदर वो कितनी दूर तक अपनी गाड़ी को चला कर ले जाएगा अगर वो इसी रेट से या इसी शरह से गाड़ी चलाता रहता है। मतलब ये कि हर 3 घंटे के अंदर 225 किलोमीटर का अगर फासला वो तय करता रहता है तो फिर 8 घंटों में कितना दूर चला जाएगा। तो इसमें भी पहले हम 1 घंटे का फासला निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना फासला तय करता है, तो फिर 8 घंटों का फासला हम मालूम कर लेंगे। तो इसमें भी पहले हमने रेट फाइंड करना है, तो हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस है और टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम हमने दो क्वांटिटीज़ को लेना है जो एक दूसरे के साथ अपना ताल्लुक दिखा रही हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटरों में, और रेशियो क्या है, रेशियो है इसमें आवर्स, टाइम है। तो टाइम है हमारे पास आवर्स में दिया हुआ, आर लिख दिया। अब देखो इसमें जो डिस्टेंस है उसने हमें बताया है कि 225 किलोमीटर फासला है, 225 किलोमीटर का फासला है, और टाइम उसको लगा है 3 घंटे का, 3 आवर्स का। सॉरी आज यहाँ पर लिखना नहीं था। तो 3 टाइम जो है 3 आवर्स हैं, आर हमने ऊपर लिखे हुए हैं, किलोमीटर भी ऊपर, तो यहाँ यूनिट मेंशन नहीं करनी जब ऊपर हमने शो की हुई हैं। तो अब देखो वो कहता है कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर का 1 घंटे के अंदर हमने देखना है ना रेट, 1 घंटे के अंदर कितना फासला तय करेगा। तो 1 आवर हम यहाँ पर लिख देंगे और कितना फासला तय करेगा ये एक्स आ जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर वो कितना फासला तय करेगा, तो फासला हमने अब की बार मालूम करना है ताकि हमें रेट मिल जाए। तो ये वाला एरो तो ऐसे ही आ जाता है, तो ये वाला एरो भी ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाओगे तो ज़्यादा फासला तय करेगा, कम टाइम लगाओगे तो कम फासला तय होगा। तो इस तरह से इनका भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो लिहाजा आप एक्स ऊपर, हेड ऊपर और टेल नीचे इज इक्वल टू हेड ऊपर और टेल नीचे। तो अब आप ऐसा करो कि इनको इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 225। अब 225 को 3 पे आपने डिवाइड कर देना है। 225 को जब आप 3 पे डिवाइड करो तो 3 7 21 आ जाता है। हमने टेबल पढ़ना है ताकि इसे छोटा रहे या इसके बराबर आए। तो 2 में से 1 निकाला, 1 आया, 5 आया, 5 नीचे उतारा तो 15 बन गया। 3 5 15। तो ये हमारे पास आंसर आया, रिमाइंडर 0 छोड़ते हुए ये 75 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो लिहाजा 3 को जब
225 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 75 आंसर मिलता है। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ही आएगा। तो ये एक्स का आंसर आया। अब एक्स इधर से क्या था, किलोमीटर फासला था, ये कितनी देर के अंदर था, 1 आवर के अंदर। तो यहाँ पर ले देंगे पर आवर का मतलब होता है 1 आवर, तो लिहाजा 75 किलोमीटर पर आवर बन गया। अब ये 1 घंटे के अंदर 75 किलोमीटर फासला तय हो जाता है। तो अब उसने टाइम हमें दिया हुआ है 8 घंटे, तो हम ये लिख देंगे कि डिस्टेंस इन 1 आवर, 1 आवर में डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर, जो अभी हमने ये निकाला है। तो डिस्टेंस इन 8 आवर्स के अंदर कितना फासला होगा, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 40, 8 7 कितना होता है 72, 56 सॉरी, 8 5 40, 4 कैरी एंड 8 7 56, 56 में 4 प्लस किया तो 60, 600 बन जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 600 किलोमीटरों में आंसर आ गया, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटरों में होता है। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। तो ये देखें, ये आंसर हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब इसमें पहला हमारा आंसर था 75 किलोमीटर पर आवर, बुक की शक्ल में लिख रहा हूँ, और दूसरा है 600 किलोमीटर। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए हैं, तो बुक की शक्ल में शो कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। दी कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल इज़ 4000 रुपीज़। 20 किलो जो एप्पल्स है ना, सेब, वो 4000 के मिलते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 किलोग्राम एप्पल्स। तो 25 किलोग्राम एप्पल, 25 किलो एप्पल जो है ना, वो कितने के मिलेंगे। तो अब इसको भी हल करने के लिए एक तो वही डायरेक्ट मेथड है जैसे मैंने पहले डायरेक्ट किया था, और मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं मैंने डायरेक्ट कर दिया था, उसी तरह से आप इसको डायरेक्टली हल कर सकते हो रेट फाइंड किए बगैर। तो लेकिन अगर आप रेट फाइंड करके करना चाहते हो तो उसको मैंने दोबारा रेट फाइंड करके भी कर दिया था। तो बुक का मैंने आंसर देखा है, तो ये डायरेक्ट ही आंसर उसने निकाला हुआ है। अब इसने बुक वाले ने भोंगी मारी हुई है, हालांकि उसे चाहिए था कि जैसा ये 5 क्वेश्चन है वैसा ही 7 क्वेश्चन है, इसको 5 की तरह ही सोल्व करता, लेकिन 5 की तरह नहीं किया उसने, इसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो मैं भी आपको ये डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो एक ही आंसर इसका दिया हुआ है, डायरेक्टली रेट इसका फाइंड ही नहीं किया। रेट का मतलब ये होता है कि 1 की प्राइस फाइंड करना, या 1 यूनिट, कोई भी चीज़ जो 1 है ना, उसकी कितनी कीमत बनती है, उसे मालूम करने को रेट कहा जाता है। तो इसमें रेट फाइंड ही नहीं किया उसने, डायरेक्ट ही आंसर दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। तो देखें इसमें क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। तो क्वांटिटी ये केजी है, केजी का मतलब होता है वेट या मैस कह सकते हो, और रुपीज़ का मतलब होता है कॉस्ट। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम वेट, और दूसरी रेशियो इसकी बनेगी कॉस्ट की। तो वेट रेशियो कॉस्ट हम दो मिकदारें ले लेते हैं। तो इधर भी वेट रेशियो कॉस्ट है, तो वेट रेशियो कॉस्ट हम दोनों तरफ से ले लेते हैं। यहाँ पे वेट को एप्पल्स भी कह सकते हो, इसको एप्पल फिर कोस्ट, और इधर से भी एप्पल्स और कोस्ट, ऐसे भी आप ले सकते हो मिकदारें, जैसे आप लोगों को सूट करे, मिलती जुलती आप मिकदारें ले लिया करें। तो देखें मैं भी एप्पल्स ले लेता हूँ, क्योंकि एप्पल्स उन्होंने बुक वालों ने लिखा हुआ है। तो एप्पल्स केजी के अंदर उसने दिए हुए हैं, और उसकी जो रेशियो है वो कोस्ट है, और कोस्ट उसने रुपीज़ के अंदर दिया हुआ है। तो ये हमने दो मिकदारें ले लीं। तो एप्पल्स उसने हमें बताए हैं 20 kg, एप्पल 20 kg हैं, और उनकी जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो 4000 रुपये लगाने पड़ते हैं, 4000 है। और एप्पल्स उसने बाद में दिया है एप्पल्स 25 kg। तो कहता है 25 kg कितने के आएंगे, और उसके कितने के आएंगे, तो ये एक्स है। तो हमने कॉस्ट उसका फाइंड करना है। तो इसका एरो आप सीधा नीचे नीचे लगा लो। और ज़ाहिर है कि तेरे 20 किलो थे पहले, आप 25 किलो हो गए हैं, तो 20 किलो से 25 किलो ज़्यादा हो गए ना, तो ज़्यादा एप्पल लेने तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो एप्पल बढ़ते हैं तो पैसे भी बढ़ जाते हैं, एप्पल की अमाउंट कम हो जाती है तो पैसे भी कम हो जाते हैं। तो दोनों एक जैसे एरो हो गए, तो सब में एक जैसे ही एरो लगते हैं। इस वजह से हमने इसको हेड ऊपर टेल नीचे कर देना है। तो इसको हमने पिक किया पहले, हेड ऊपर और टेल नीचे, और इज इक्वल टू लगाकर हेड ऊपर और टेल नीचे, तो ये कर दिया। अब आपने जब इसको एक्स को अकेला छोड़ देना है, इधर एक्स को अकेला छोड़ दें, तो इधर से आपके पास 25
ओवर 20, तो 4000 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4000 है तो मल्टीप्लाई बाय 4000 कर लिया। अब आप इसकी कटिंग करोगे तो 0 को 0 के साथ काट दें, 0 को 0 के साथ काट गई तो 400 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हो ना, 400 को 2 पे डिवाइड करें तो 200 आंसर आ जाना है। तो डिवाइड करके देख लें 200 आंसर आएगा। तो 200 को जब 25 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 25 0 जार 0, फिर 25 0 जार 0, फिर 25 2 जार 50, तो यहाँ 50 आ गया। तो एक्स का आंसर 50 यानी कि 5000 आ गया, 5000 रुपीज़ RS रुपीज़। तो यही बुक का आंसर है कि 5000 रुपीज़ आपके लगेंगे जब आपने 25 किलो एप्पल्स ख़रीदने होंगे। जी स्टूडेंट, आप देखें इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच, पहले क्रिकेट के मैच के अंदर हमज़ा मेड 52 रन्स, हमज़ा ने 52 स्कोर कर लिए इन 6 ओवर्स, 6 ओवरों के अंदर। एंड इन द सेकंड क्रिकेट मैच, और दोबारा जब क्रिकेट का मैच उसने खेला, ही मेड, तो उसने बनाए 68 रन्स इन 8 ओवर्स, तो उसने 68 रन्स बनाए 8 ओवरों के अंदर। व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट पर ओवर, तो एवरेज उसका जो रेट है ना रन बनाने का, स्कोर बनाने का एक ओवर के लिहाज से वो कितना बनता है, तो वो हमने बताना है। ये स्टूडेंट इसकी रीडिंग देखें क्वेश्चन नंबर 8 की। इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच, पहले क्रिकेट मैच में हमज़ा मेड 52 रन इन 6 ओवर, तो दोबारा मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ, 52 रन 6 ओवर में लिए। इन द सेकंड क्रिकेट मैच, अगले क्रिकेट मैच में उसने 68 रन बनाए 8 ओवरों के अंदर। व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट पर ओवर, पर एक ओवर के अंदर उसकी कितने उसने रन बनाए थे। तो ये सवाल ज़रा डिफरेंट तरह का है, तो इसको आपने पहले इसके निकाल लेने हैं। 52 रन्स हैं पहली दफ़ा, और फिर अगली दफ़ा है 68 रन्स। टोटल आप 52 प्लस 68 टोटल रन्स आप निकाल लोगे, और 6 ओवर्स हैं पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा है 8 ओवर्स। तो 6 ओवर्स और 8 ओवर्स को जमा करके आप टोटल ओवर्स भी निकाल लोगे, क्योंकि सेम वैल्यूज़ 2 दफ़ा उसने दी हुई हैं। तो पहले हम उन दोनों वैल्यूज़ का टोटल ले लेंगे। टोटल लेने के बाद फिर हम एवरेज रन रेट पर ओवर हम फिर निकाल लेंगे। तो पहले हमने उनको दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, तो ये मैं इकट्ठा करके बना कर देता हूँ। यहाँ पर जो रेशियो चल रही है वो सेम चल रही है, 52 रन्स एंड ओवर। तो रन्स और ओवर की जो है ना ये रेशियो चल रही है, तो वो हमने दो क्वांटिटीज़ ले लेनी है। तो देखें हम पहले लिखते हैं रन्स रेशियो ओवर्स, रन्स रेशियो ओवर, ये हमारी दो मिकदारें हैं। तो रन्स हम पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो रन्स हमारे पास जो टोटल है वो 52 प्लस 68 है, प्लस 68, ये टोटल हमारे रन्स बनते हैं। 8 में 2 प्लस किया तो 10 आया, और 6 में 5 प्लस किया तो 11, 11 और 1 12, 120 हमारे रन्स बन रहे हैं। तो रन्स के नीचे आप 120 लिख दें। तो 120 रन्स टोटल बनते हैं, और ओवर टोटल कितने बनते हैं। ओवर्स अगर हम देखते हैं तो 6 ओवर्स हैं, और फिर बाद में 8 ओवर्स हैं। तो 6 प्लस 8 ओवर्स टोटल बनते हैं 14 ओवर्स बनते हैं। तो रन्स जब 120 थे तो ओवर तब 14 थे। तो हमने उसका एवरेज फाइंड करना है, रेट पर ओवर मतलब ये है कि 1 ओवर, पर ओवर का मतलब हो गया 1 ओवर। तो रन्स कितने होंगे वो हमने हमारे एक्स हो जाएंगे। तो 1 ओवर में कितने रन्स होंगे वो हमने एक्स कर दिया। तो सेम उसी तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको नीचे की तरफ लगा लिया तो ये भी नीचे की तरफ ही लगना है एरो, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। रन्स अगर ज़्यादा होंगे, ओवर अगर ज़्यादा होंगे तो रन्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, ओवर कम होंगे तो रन्स भी कम हो जाएंगे। तो सेम उसी तरह से आप हेड ऊपर टेल नीचे, हेड ऊपर टेल नीचे, तो ये हमने कर लिया। अब हमारा एक्स ये इधर अकेला रह गया, और 1/14 मल्टीप्लाई बाय 120 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो 120 डिवाइड बाय 14 करना है। तो इसको हम डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। तो 120 डिवाइड बाय 14, तो 14 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितने साथ जाता है। अगर हम इसको 8 के साथ करते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल 8 के साथ करूँ तो 8, पहले 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो 8 4 ज़ा 32, 2 आया, 8 4 ज़ा 32, 2 आया और 3 कैरी, और 8 1 ज़ा 8 और 3 11, तो 112 आता है। तो ये 120 है, इसके क्लोज ही है। अगर मैं 9 के साथ करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 के साथ करते हैं तो 120 के क्लोज आता है। तो लिहाजा हम 112 यहाँ नीचे लिख देंगे, माइनस करेंगे, 8 के साथ किया था, 8 हमारा आंसर में आ गया। तो हम माइनस करेंगे तो अब 0 में से 2 तो नहीं जा सकता, कैरी लेना पड़ा, तो इधर 1 बच गया यहाँ पर, और ये 10 बन गया। 10 में से 2 निकाला, 8 आया, 1 में से 1 0, ये भी 0, तो 8 हमारा यहाँ रिमाइंडर आ रहा है, तो हम इसका पॉइंट में आंसर निकाल लेते हैं। तो ऊपर आप पॉइंट लगा लो, यहाँ पर आप 0 लगा दो। तो अब 14 को आप फर्दर देखोगे 80 कैसे आ सकता है, तो 14 से 80 कैसे आएगा, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 5 4 ज़ा 20 और 5 1 ज़ा 5, 5 और 2 7, 70 आ जाता है। तो ये भी इसके क्लोज है, आप ये वाला लिख दें 70। यहाँ पर माइनस किया तो 0 आया, 8 में से 7 निकाला, 1 आया, तो 10 बन गया, और यहाँ पर आपका 5 चला गया। अब फिर से आगे इसका एक और डेसिमल ले लेते हैं, यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। तो पहले हमने 5 के साथ किया था, अब की बार आप इसको 7 के साथ कर लें। तो बेहतर यही है कि 14 का आप टेबल लिख कर रख लें साइड पे। पहले 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, ऐसे 14 का टेबल लिख कर रख लें। उसमें से फिर चूज़ कर करके ना इसके अंदर लगाते जाएँ, तो आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं वक्त बचाने के लिए शॉर्टकट मार रहा हूँ, लेकिन आप लोग टेबल लिखकर डायरेक्टली अपना कर लेना, तो आसानी से आप डिवाइड कर सकोगे। तो 14 को आप अगर आप 7 के साथ करते हो ना, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हो, तो फिर इसके क्लोज आ जाएगा। तो 7 4 ज़ार 28, 8 आया, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 2 9, 98 देखिए आ गया, जो कि इसके क्लोज है, तो 98 आ गया। माइनस करते हैं तो 10 में से 8 निकाला, 2 आया, यहाँ पर 9 आया, 0, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो 2 अब रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये आगे आगे जा ही जा रहा है। हम यहाँ पर रुक जाते हैं, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक हम आ गए। तो 7 के साथ हमने किया था, तो 8.57 हमारा आंसर आया, यानी कि 120 को 14 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 8.57। ये क्या आया, रन्स, इतने रन्स बनते हैं कितनी देर में, पर ओवर में, एक ओवर के अंदर इतने रन्स हैं। तो ये हमारा आंसर बनता है। मेरा ख्याल है बुक का आंसर रॉन्ग है। तो डियर स्टूडेंट ये वाला आंसर आता है, बुक का आंसर रॉन्ग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। आतिफ सोल्ड 40 पेन्स इन 15 मिनट, 40 पेन उसने 15 मिनट में बेचे ऑन मंडे वाले दिन, एंड 95 पेन्स इन 30 मिनट, और 95 पेन उसने 30 मिनट में बेचे ट्यूसडे वाले दिन। व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर उसने कितने पेन बेचे होंगे। तो पहले 40 पेन थे और फिर 95 पेन है, तो 40 और 95 को हम प्लस करके टोटल पेन निकाल लेंगे। फिर 15 मिनट हैं और फिर 30 मिनट हैं, तो 15 मिनट और 30 मिनट को प्लस करके हम टोटल मिनट निकाल लेंगे। तो हमारे पास इस तरह से पेन्स रेशियो मिनट हमारे पास आ जाएंगे। तो व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट, फिर हम एवरेज सेल पर मिनट के लिहाज से जैसे रेट हम निकालते आ रहे थे वही हम उसी तरह से रेट निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको हल करना है, देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें पेन्स और रेशियो टाइम आ रहा था, पेन्स रेशियो टाइम इसमें आ रहा था, तो टाइम इसमें जो है ना वो मिनट में है, टाइम मिनट में है। तो पेन्स इसमें देखो कितने बनते हैं, पेन्स पहले 40 हैं, तो हम यहाँ पर हल करके निकाल लेते हैं 40 प्लस 95, तो 40 प्लस 95 पेन्स है हमारे पास। तो 5 में 0 प्लस किया 5 ही आएगा, 9 में 4 प्लस किया तो 13 आ जाएगा, तो 135 आया। तो पेन जो टोटल है वो 135 बन रहे हैं, 135 आ गए। रेशियो टाइम इनटू में दिया हुआ है और मिनट्स इसके पहले 15 मिनट है और फिर इसके हैं 30 मिनट, तो टोटल कितने हो गए 15 और 30 45 मिनट। तो मिनट हमारे पास टोटल 45 बनते हैं, ये 45 हमारे पास मिनट आ गए। तो अब हमने फाइंड क्या करने हैं, व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ सेल ऑफ पेन्स, पेन्स हमने फाइंड करने हैं और पर
मिनट पर का मतलब है 1, तो 1 मिनट के अंदर। तो लिहाजा ये एरो सीधा सीधा नीचे ला जाएगा, ये भी वैसे ही ला जाएगा, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा होगा तो पेन ज़्यादा सेल होंगे, अगर टाइम कम होगा तो पेन भी कम सेल होंगे, इस वजह से सीधा सीधा एरो लग जाता है। तो अब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना लें, तो हेड ऊपर टेल नीचे, इसी तरह से हेड ऊपर टेल नीचे, सॉरी इक्वल साइन था 45। तो अब आप क्या करोगे, 135 इधर डिवाइड हो रहा है, एक्स को इधर अकेला छोड़ दें, तो 1/45 मल्टीप्लाई बाय 135। तो एक्स इधर अकेला छोड़ दिया, 135 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 135 को 45 पे डिवाइड करना है। यहाँ साइड पे रख के आप डिवाइड कर लें 45 पे। तो इसको जब डिवाइड करते हैं, तो अगर 3 के साथ करता हूँ, 3 5 ज़ार 15 और 3 4 ज़ार 12, तो 3 से हो जाता है, 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12, 12 में 1 प्लस किया तो 13 आ गया। तो देखें पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर 0 है, तो 3 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो लिहाजा हम 3 यहाँ पर आंसर शो कर देंगे। और ये 3 किसका आया, एक्स का, एक्स क्या थे पेन्स, तो 3 पेन्स हो गए। 3 पेन्स कितनी देर में, पर मिनट में, 1 मिनट में वो 3 पेन सेल कर रहा था, इस तरह से उसने इतने ज़्यादा पेन सेल कर लिया। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझें, ज़रा सा टेक्निकल है। अ ट्रेन इज़ टू कवर 1180 किलोमीटर, टोटल फासला जो उसने ट्रेन ने तय करना है वो 1180 किलोमीटर है। इफ़ इट कवर्स फर्स्ट 550 किलोमीटर, अगर वो पहला जो 550 किलोमीटर का फासला है वो एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, वो 100 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करने के ज़रिए से वो पहला 550 किलोमीटर का फासला तय करती है। 1 घंटे के अंदर 1 आवर, पर आवर का मतलब है ना 1 घंटा, तो 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर फासला तय करती है, और इस तरह से वो 550 किलोमीटर का फासला तय कर जाती है। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो बाकी फासला बचता है, क्योंकि 550 का तो ऐसे किया, तो इस 1180 में से ये वाला निकालने के बाद जो बाकी फासला बचा, वो वाला फासला एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, वो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से करती है। मतलब पहले तो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी, ज़्यादा रफ्तार थी, अब 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, कम रफ्तार हो गई है, उसकी स्पीड कम हो गई है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की एवरेज स्पीड हमने मालूम करनी है। तो अब किसी भी चीज़ की जब एवरेज फाइंड करनी होती है ना, उसका ऊपर होता है टोटल, और नीचे ऊपर अगर स्पीड अगर फाइंड करनी है तो ऊपर टोटल डिस्टेंस होगा और नीचे टोटल टाइम होगा। तो इस तरह से आपको एवरेज स्पीड मिलती है। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, जितना टोटल फासला था तो टोटल फासला इतना था, और टोटल टाइम कितना है तो टोटल टाइम हमने निकालना है, तो वो अभी निकाला हुआ नहीं है। तो टोटल फासला तो उसने दिया हुआ है, टोटल टाइम अगर हम निकाल लेंगे तो उसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाना है। अब टोटल टाइम हमने कैसे निकालना है, टोटल टाइम हमने इन दो की मदद से निकालना है, और वही रेशियो का तरीका लगाना है, और हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो पहले इन दो को यूज़ कर लेके टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं। इन दो, इस फासले को इस स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगा था, हम वो वाला टाइम निकाल लेंगे। फिर बाकी जो फासला था उसको इस स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगा, तो वो वाला हम टाइम निकालेंगे। तो दोनों टाइम हमें मिल जाएंगे, फिर उनको प्लस करके हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल फासला पहले ही है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम इनसे टोटल टाइम निकालते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है 550 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर का फासला 1 आवर के अंदर है। तो हम लिख देते हैं कि हमारे डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस किलोमीटरों में और टाइम आवर में। तो किलोमीटर डिस्टेंस और टाइम के अंदर रेशियो है, तो डिस्टेंस रेशियो टाइम हम ले लेंगे, तो उससे हम निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब डिस्टेंस लेता हूँ, तो डिस्टेंस और रेशियो, डिस्टेंस किलोमीटरों के अंदर है और टाइम आवर्स के अंदर है। तो इसमें जो पहला हमारा इस साइड सवाल का, तो उसमें डिस्टेंस जो उसने दिया है हमें, वो देखें ये डिस्टेंस उसने दिया है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर का फासला उसने कवर किया 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो 100 किलोमीटर इसमें फासला है और 1 आवर इसमें हमारे पास टाइम है। तो हम ये लिख देंगे 100 किलोमीटर और 1 आवर, क्योंकि 100 किलोमीटर पर आवर था ना, तो 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 आवर। तो 100 किलोमीटर 1 आवर में होता है
तो उसके बाद कितना है, उसने 550 दिया हुआ है, तो 550 किलोमीटर कितने में होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 550 किलोमीटर कितने आर में होगा, तो हम उसका x लिख देंगे क्योंकि हमने ये मालूम करना है। तो इस तरह से हमने वही एरो लगा लिए। तो ये भी डायरेक्ट है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी कम होगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। तो इस तरह से हम रेशियो लगाकर हल करते हैं। तो अब हमने उसी तरह से हेड ऊपर और टेल नीचे, और इसी तरह से इसका भी हेड ऊपर और टेल नीचे। अब 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना, तो लिहाजा सिंपली आप 550 को 100 पे डिवाइड करें तो ये इस ज़ीरो के साथ ये कट जाता है, और 550 को जब 10 पे डिवाइड करोगे तो इसके साथ ये गया और 1 की वजह से पॉइंट लगा, तो 5.5 हमारे पास आंसर आ जाता है। जब 555 को 10 पे डिवाइड करोगे ना आप ऐसे, तो आपके पास 5.5 आंसर आ जाना है। तो 10 5 50 हो गया, ऐसे माइनस किया तो 5 आया, ऊपर पॉइंट लगा तो 0 लग गई, तो 10 5 50। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाता है 5.5। तो 5.5 हमारे पास आंसर आया x का, और x क्या था, टाइम। तो इसका मतलब है r हमारे पास आ गए 5.5 आवर्स हमारे पास पहले हिस्से के आ गए हैं, जो पहले हिस्से में उसने फासला तय किया था। अब दूसरी दफ़ा उसने जो फासला तय किया है तो उसके हम लगाते हैं, तो उसमें भी वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस किलोमीटरों के अंदर है, और रेशियो टाइम है, तो टाइम वही आवर्स के अंदर है। तो फिर वही उसी तरह की हमारी रेशियो है, लेकिन यह है कि अब की बार ज़रा वो स्पीड उसने डिफरेंट की हुई है। तो स्पीड डिफरेंट उसने क्या की, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 किलोमीटर का फासला 1 आवर में उसने तय किया है। तो 90 किलोमीटर हम यहाँ पर लिख देते हैं और 1 आवर हम यहाँ पर लिख देते हैं, जबकि बाकी जो फासला है, जो बाकी फासला है रिमेनिंग डिस्टेंस, वो हमने इसमें से 1180 में से 550 को माइनस करके निकालना है। तो 1180 माइनस 550 लिख देते हैं, तो 1180 जो टोटल डिस्टेंस है माइनस 550, तो इसको माइनस करो, 0 में से 0 आ गया, 8 में से 5 निकाला 3 आया, और 11 में से 5 निकाला 6 आया, तो 630 बचता है बाकी। तो 630 हमने यहाँ लिख दिया, और इधर हमारा x आ गया क्योंकि हमने टाइम मालूम करना है ये वाला, कि 630 का फासला कितने टाइम में होगा ये हमने मालूम करना है। तो अब उसी तरह से ये एरो नीचे की तरफ लग गया, ये एरो भी नीचे की तरफ लग गया, हेड ऊपर किया, टेल नीचे की, यहाँ से भी हेड ऊपर 630 और टेल नीचे 90। तो अब 0 के साथ 0 काट जाता है, और 9 7 63 आ जाता है, तो 9 1 9 9 7 63, तो आपके पास ये 7 आंसर आ गया, x = 7। तो ये 7 क्या आया, आवर्स आया, क्योंकि हमारा जो x है वो ये वाला है, तो 7 आवर्स हमारे पास जवाब आ गया। अब एक टाइम हमारे पास आया था ये 5.5, दूसरा टाइम हमारे पास आया 7 आवर्स। तो टोटल टाइम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम गाड़ी को फासला तय करने में कितना लगा ट्रेन को, तो एक तो वो है 5.5 प्लस 7.0 कर लो आप, तो तीसरा प्लस कर लें ऊपर नीचे रख के, तो 7.0 प्लस 5.5, जब प्लस किया तो 5 आया, पॉइंट का पॉइंट आया, 7 + 5 12 आ गया, तो 12.5 हमारे पास आंसर आया ये टोटल टाइम आवर्स में। तो टोटल आवर्स भी हमारे पास आ गए हैं 12.5, और टोटल डिस्टेंस जो हमने दिया उसने दिया हुआ था वो था 1180। तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड आसानी के साथ आ जाएगी, हम फार्मूला लगाकर एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाकर हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं इधर ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो एवरेज स्पीड AVERAG एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आया था, टोटल डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ था 1180,